अमित शाह जी, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से आज बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल है। आपने दिन गांधीनगर से शुरू किया, वाराणसी पे आप आज का दिन ख़त्म कर रहे हैं। पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपका पहला लोकसभा चुनाव है और गांधीनगर में आपने जब नामांकन पत्र वहाँ पे पहली बार जब आपने रखे थे और उसके बाद जब वोट पड़ा आज, तो आपको क्या लग रहा है? गांधीनगर का मूड, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक अपने पहले लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये बात ठीक है आपकी कि मैं लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ, मगर यही सीट से मैं कई बार विधायक रहा, 5 बार यही सीट से विधायक चुन कर आया और 80% गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा। मैं 20 साल तक वहीं से विधायक रहा, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं। और गांधीनगर प्रत्याशी कौन है इसके बहुत मायने भी नहीं रखता है। गांधीनगर भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हर चुनौती में खड़ी रहती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छे मार्जिन से गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी की जीत। अभी हम इलेक्शन के बीचों बीच हैं अमित शाह जी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्य मुद्दा दोनों तरफ, मतलब कौन सा मुख्य मुद्दा है आपके लिए? नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुख्य मुद्दा बन चुका है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिए सिर्फ चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है हर बार, यही उनका मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भेजी है आज राहुल गांधी को, मगर उनके पार्टी ने कहा है कि वो अब भी चौकीदार चोर है, इस स्लोगन को यूज करेंगे। तो इस पर आपका रिस्पांस क्या है? एक तरफ तो वो रिग्रेट, माफी मांग रहे हैं और एक तरफ वही नारा उनका चल रहा है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे चुनाव के मुद्दे स्पष्ट हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक, हम देश के 50 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2, 3, हम देश के अर्थतंत्र को पटरी पर लाया है, अब उसको तेज गति से आगे बढ़ाकर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आना चाहिए भारत, यह मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 3, 4, हम देश का गौरव दुनिया में सबसे ऊपर हो ऐसा भारत बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4, 5, हम भारत को महाशक्ति के रूप में दुनिया में देखना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और 6, हम देश के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी को मजबूत वही पार्टी कर सकती है जो पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो, जो पार्टी परिवारवाद से ग्रसित न हो, एक ही परिवार की मलकियत न हो। वही पार्टी देश की डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकती है, देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। ये 6 मुद्दों के आधार पर हमारा चुनाव हो रहा है और ये 6 के 6 मुद्दे का अगर समिंग अप करना है तो एक ऐसा नेतृत्व कि जो ये 6 मुद्दे पर देश को आगे ले जाए। एक ऐसा नेतृत्व जो ये 6 मुद्दे को पर देश को आगे ले जाए, वो नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, श्री नरेंद्र मोदी। ये 5 साल के अंदर ये 6 के 6 मुद्दों पर लंबी मजल काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं और जब आज़ादी के 75 साल समाप्त हो तब एक गौरवप्रद भारत दुनिया के सामने खड़ा हो, एक दैदीप्यमान भारत खड़ा हो, इस तरह की भारत की कल्पना लेकर हम चुनाव के मैदान में। मगर इन 6 मुद्दों पर, जिन 6 मुद्दे एक इलेक्शन के केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, होना चाहिए इनको, इन मुद्दों पर कोई डिबेट नहीं हो रही। सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरह से पर्सनल भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और आप पर और नरेंद्र मोदी जी पर, इस बार जो चुनाव का प्रचार हो रहा है, देखा जा रहा है कि आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत की लाठी लेकर विपक्ष एकजुट है। 2-3 उदाहरण आपको दूंगा, चाहे वो हिटलर कहना हो या फिर जो कहते हैं कि दुर्योधन और दुशासन है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्या ये चुनाव, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ
विपक्ष की एक निजी लड़ाई नहीं बन चुकी है अभी तक? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मेरे कहे हुए 6 मुद्दों पर चुनाव नहीं जा रहा है। हो सकता है मीडिया की डिबेट ये भी हो, परंतु हम चुनाव प्रचार में जाते हैं, लाखों लोग सुनते हैं जी। मोदी जी की सभा को लाखों लोग सुनते हैं, हमारे सारे नेता जाते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, कई जगह पे हम इंटरव्यू देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको मुद्दे बताए, लोग देखेंगे, बिल्कुल। तो लोग इस बात को सुन रहे हैं जी। लोग इस बात को कंसिडर भी कर रहे हैं और लोग इस बात को स्वीकार कर इसके आधार पर वोटिंग करने का मन भी बना रहे हैं। तो चुनाव के मुद्दे तो 6 है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, उनके पास मुद्दों का दिवालियापन है, इसलिए व्यक्तिगत आरोपों के आधार पर चुनाव को अलग रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये चुनाव अलग रास्ते पर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 2014 में भी मैंने कहा ना, इनके पास मुद्दे नहीं। मगर आपको लेकर देखिए, एक तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और पिछले 24 घंटों में जबलपुर में राहुल गांधी ने आप पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उन्होंने कहा, मर्डर अक्यूज्ड बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह 4 बार एम्फोसिस देके कहा। तो इस पर आपका रिस्पांस क्या है? नहीं, मेरा कोई रिस्पांस नहीं है। इनके लीगल ज्ञान की सीमा है। मुझ पर एक फर्जी केस लगाया गया था, उन्हीं की सरकार ने लगाया था, उन्हीं की सरकार में केस चला, और अब केस का जजमेंट भी आ गया है कि वो केस फर्जी था, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत रजिस्टर किया गया था और उसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए मुझ पर केस चलाना भी मुनासिब नहीं समझा गया, मुझे एक्विट किया गया, मुझ पर ट्रायल भी नहीं चली है। ट्रायल चलाने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं दे सका है प्रोसिक्यूशन। इसके बावजूद भी ये बोलते रहते, मुझे लगता है कि ये कपिल सिब्बल वगैरह जो वकील है, उन्होंने उनको लीगल पोजीशन समझानी चाहिए, और समझाने के बाद भी शायद न समझ सकते हो, तब जनता को तय करने। क्या आप लीगल एक्शन लेंगे? लीगल एक्शन लिए हुए हैं, 3 केस मैंने रजिस्टर किया, उसके बाद भी बोलते हैं। चल रहे हैं 3 केस इसी विषय पर चल रहे हैं। तो अभी जो बोल रहे हैं उस पर आप लीगल एक्शन लेंगे? नहीं, मगर हर बार लीगल एक्शन नहीं होता ना, उसमें टैग होगा एक पैटर्न। मैंने ऑलरेडी केस दायर किए। अमित शाह जी, इस बार अब तक जो चुनाव हुआ है उस पर टर्नआउट हुई है, आज भी जो देखा है हमने, कई स्टेट्स पे ज्यादातर पिछली बार जितना हुआ था उतना है। असम में हमने देखा कि थोड़ा ज्यादा है, उड़ीसा में हमने देखा कि आज के फेज में काफी ज्यादा है। तो टर्नआउट को अगर आप देखें 2014 के तुलना पर, अगर आप तुलना करें फेज 1, फेज 2, फेज 3 पे, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके वोटर एंथुजियाज्म के साथ वोट देने आ रहे हैं इस बार? जी, जरूर आ रहे हैं। देखिए, वोटर के टर्नआउट से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कितना आ रहा है इसका अंदाज नहीं लगा सकते। अगर किसी का समर्थक निराश होकर घर पे बैठेगा और मेरा पार्टी का समर्थक वोटर पूरा वोट करेगा, तो भी प्रतिशत तो कम ही होंगे। लोग कह रहे हैं कि ये वेव इलेक्शन नहीं है, जो सामान्य जो बातचीत चल रही है अभी लोगों में, और इस पर आपका प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग पोजीशन पे है, विपक्ष बिखरी हुई है, मगर 2014 में वेव इलेक्शन था, मगर इस बार वेव इलेक्शन नहीं है। जब आपके पार्टी के लोगों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जो अंडर करंट लोगों में है आप लोग समझ नहीं पाते, कहते पत्रकार भी समझ नहीं पाते। तो ये क्या अंडर करंट है जो आप लोग देख रहे हैं, जो सामान्य ज्ञान में लोगों में चर्चा नहीं हो रही और मीडिया में भी चर्चा नहीं हो रही? देखिए अर्णव जी, मैं पूरे देश भर में घुमा हूँ विगत 4.5 महीने में, लगभग 250 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी विजिट हुई है। मैं आपको बताता हूँ, 2014 से भी तगड़ा प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। जनता तय कर बैठी है, देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, और ये जितना भी अपप्रचार हो रहा है, मुझे लगता है कि बूमरैंग होकर अपप्रचार करने वालों का नुकसान करेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक प्रचंड वेव पूरे देश भर में, इरेस्पेक्टिव ऑफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिख रहा है। अमित शाह जी, गुजरात के पहले आपसे मैंने इंटरव्यू किया था, 2014 के चुनाव के पहले भी किया था, बाद में भी किया है। ये जो शब्द आज आप यूज कर रहे हैं मेरे साथ, प्रचंड वेव, जिसको अंग्रेजी में जिसका तात्पर्य हो गया जाइगेंटिक वोटर वेव,
ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द आपने इतना तब किया था, आपने कहा था हम जीतेंगे, मगर आपने ये शब्द का यूज नहीं किया है। अब इसको आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना होगा। प्रचंड वेव मींस देयर इज अ जाइगेंटिक वेव, द मार्जिन विल बी मोर, द नंबर ऑफ सीट्स विल बी मोर। देखिए, नंबर ऑफ सीट भी बढ़ेंगे और सीटों पर जीतने वाले हमारे प्रत्याशियों के मार्जिन। ये कमिटमेंट वाली बात है जो आप कह रहे हैं, प्रचंड वेव। आर यू कमिटिंग योरसेल्फ टू दिस एनालिसिस? जी, और बहुत ठंडे दिमाग से कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है अण्णा बाबू, ये इंटरव्यू पूरे देश की जनता देखेगी जी, इसलिए मैं पूरे देश का दौरा करने के बाद ये कह रहा हूँ कि हम तीनों दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। एक, सीटें बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की दोनों की सीटें बढ़ेगी। 2 सीटों पर हमारे मार्जिन बढ़ेंगे। और तीसरा, हमारे प्रभाव वाला, चुनावी सफलता वाला क्षेत्र भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस बार नॉर्थ ईस्ट, कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, केरल, ये चारों जगह पे हमें अच्छी सफलता मिलने जा रही है। तमिलनाडु के अंदर हम गठबंधन के साथियों के साथ सफलता प्राप्त करेंगे, मगर वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन अच्छी। अमित शाह जी, आपके पॉलिटिकल करियर को देखा जाए, आपके पॉलिटिकल एनालिसिस को देखा जाए, पहली बात तो यह है कि जितने हमारे दर्शक हैं उनको पता है कि आपके लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चुनाव है। आपके लिए पहली बार आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आम चुनाव को आप लीड कर रहे हैं। लोग हमेशा अमित शाह के बारे में एक बात कहते हैं कि इस बार उनका मैजिक नहीं चलेगा, इस बार नहीं चलेगा। और लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार अमित शाह सफल नहीं हो पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम वाराणसी में इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं चाहता हूं थोड़ी सी डिटेल पे हम बात करें। पहले आप एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में मैं सफल हो पाऊंगा ऐसी बात नहीं, बोलने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ना मैं प्रभारी हूँ ना मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ हमारी एक अच्छी व्यवस्था बनी है, मगर मैं उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर आया हूँ। मेरा कार्यकर्ताओं से अच्छा संवाद है, उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा अच्छा संवाद है, और सभी क्षेत्रों में दौरा करने के बाद मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में हमारी पोजीशन डाइल्यूट नहीं होने वाली है। अर्णव जी, एक बात मेरी आप समझ कर चलिएगा, मान कर चलिएगा, ये दिन चले गए हैं कि 2 नेता ड्राइंग रूम के अंदर हाथ मिला ले तो वोट बैंक उनके साथ चले जाएगी। अब वोट बैंक नेताओं की बंधुआ मजदूर नहीं है, वोटर खुद सोचता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जातियों के आधार पर जो सरकारें चली हैं, एक सरकार आएगी तो एक जाति का भला करेगी, दूसरी सरकार आएगी तो दूसरी जाति का भला करेगी, सारा समाज कोने में पड़ा रहेगा। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने और योगी आदित्यनाथ सरकार ने जितने भी विकास के काम किए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी किए हैं, और सभी लोगों को साथ में रखकर विकास पहुंचा है, जमीन पर पहुंचा है, और इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला। मगर देखिए, जो ड्राइंग रूम की बात आपने की, आज आप देश भर में कहीं पे जाइए, कोई भी ड्राइंग रूम, कोई भी डाइनिंग रूम, कोई भी 2 लोग किसी कॉफी शॉप में बात कर रहे हो, तो अमित शाह जी एक ही बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसी करेगी, और पूरे देश का जो नेशनल इमेज होगा। लोग ये कह रहे हैं, जो सामान्य बात है, देखिए मेरा कर्तव्य है कि एज अ पत्रकार जो लोग बात करते हैं ना अमित शाह जी, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं बड़ी एकेडमिक बात नहीं करता, सीधी बात करता हूं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में गेन करेगी, सामान्य नॉलेज, आसाम में मेंटेन करेगी, नॉर्थ ईस्ट में गेन करेगी, बंगाल में हो सकता है गेन करे, और ये सब जो गेन करेगी वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा क्योंकि यूपी में उनका 20-30 मिनिमम सीट घटेंगी। और आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपको 71 सीटें मिली थी, अपना दल के साथ 2 और सीट, आप कह रहे हैं उसको मेंटेन करेंगे। तो थोड़ा सा जो आप गारंटी कर रहे हैं 2014 टाइप की स्वीप को, इस पर थोड़ा सा आप डिटेल में बोले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जात पात की जो गठबंधन है वो नहीं चलेगी। इस पर थोड़ा और विस्तृत तौर से मैं आपको जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चुनाव हैं जी, जो मैंने सीधे देखे। 2 अलग चुनाव? 2 चुनाव। अच्छा। 2014 का मैंने सीधा देखा है, 2017 का भी मैं ही सीधा देख रहा था, कोई प्रभारी नहीं था। दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब 40 से 44% के वोट प्राप्त किया है, और उसके बाद हमारे संगठन को हमने और बढ़ाने का काम और पैना करने का काम किया है।
अब ये 40, 42, 44% वोट जो हमें मिला है अलग अलग सीट पर, हमें अंतर काटना है 6% से 10%। आपको मतलब 50% के ऊपर ले जाना है। 50%। लोग कहते हैं असंभव है। पहले मुझे सुन लीजिए ना जरा, ध्यान से सुनिए ना। मैं सुन लोग जो कह रहे हैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। 50% की लड़ाई के लिए हमें 6% से 10% का अंतर काटना है। अब कोई भी दो पार्टियां जब गठबंधन करती है तब इसका जो अंतर विरोध होता है, गठबंधनों के समर्थकों का, पार्टियों के समर्थकों का अंतर विरोध होता है, ये 6% से बड़ा ही होता है। दूसरी बात, यहाँ 50% की भी इसलिए जरूर नहीं है क्योंकि बहुत सारे निर्दल लड़ते हैं यूपी के अंदर, ढेर सारे, सबसे ज्यादा अदर्स का वोट यूपी खा जाती है, यूपी में खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, शिवपाल यादव जी भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल। पीस पार्टी भी लड़ रही है। तो ये फासला हमारा और कम हो जाता है, और अगर ये सब इकट्ठा होकर 7-8% वोट ले जाते हैं तो हमारी पुरानी पोजीशन पर ही हम हर बार 73 सीटें। हर बार आपसे जब मैं डिबेट करता हूं या फिर इंटरव्यू करता हूं, आप कहते हो कि अर्नब ये गणित पर नहीं चलती है, केमिस्ट्री पर भी चलती है। अभी आपसे इंटरव्यू करते करते थोड़ा मैं समझ चुका हूं आपकी थिंकिंग को, इसलिए मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड था। एक काउंटर क्वेश्चन पूछूं आपको? जरूर पूछिए। सवाल ये है कि अगर मैं आपको एज बाय एग्जाम्पल 6 कंस्टिट्यूएंसीज का नाम बताऊं जहां पे अभी सपा बसपा का परसेंटेज 50% से ऊपर है, तो संभल आपको 34% मिली थी, सपा बसपा को 55 से ज्यादा, बस्ती भारतीय जनता पार्टी को 34.1 मिली थी, उनको 55 से ऊपर। गाजीपुर का नाम आपने लिया, गाजीपुर में 31 आपको मिली थी, उनको वहां पे 50 से ऊपर मिली थी। कौशाम्बी बीजेपी को 36% मिली थी और सपा बसपा को करीब 53.8%। लालगंज आपको 36% मिली थी, सपा बसपा को 55%। यानी कि इन जगहों पर गैप 10% से ज्यादा है आपके और उन दोनों को मिला के। तो फिर टेक्निक क्या होगा इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का? इस अंतर इतना ज्यादा, इस सारी सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जरा देख लीजिएगा, तो आप ये सवाल मुझे नहीं पूछेंगे। मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं। संभल हम 101% जीतने वाले हैं, टेक इट फ्रॉम मी। मैं नाम के काफी, इसमें से काफी सारी सीटें। नहीं एक अमित शाह जी, संभल में अगर आप जीते तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस बार संभल में पिछली बार आपके और उनके दोनों के प्रत्याशी को मिला के 23%। बाबू ऐसा ही एक गणित मुझे एक और पत्रकार ने, जब सपा और कांग्रेस का मिलन हुआ विधानसभा के चुनाव में, तब समझाया था, समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैं नहीं मानता था, उस वक्त भी नहीं मानता था कि ये दो इकट्ठा होते तो कुछ भी कर 240 सीट आ जाती, आप कैसे जीतोगे। क्या हुआ? हम 310 जीत रहे, वो दोनों की 100 भी नहीं हुई। 2 लड़के यूपी के कर बड़ा कैंपेन चलाया गया। ये दोनों के वोट का इसी तरह से योग बनाकर मुझे बहुत विश्वास के साथ वो सज्जन बता रहे थे कि आप कैसे जीतोगे। मैंने बोला भाई इतना सरल होता तो आप भी तो नेता बन जाते। जनता सब देखती। देखिए ये दोनों पार्टियों के बीच में एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहा है, दोनों की वोट बैंक के बीच में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहा है। आमने सामने पंचायत के चुनाव लड़े, आमने सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़े, आमने सामने विधायकों के चुनाव लड़े। मगर वहां पे मायावती तो बैठ गई ना, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश दोनों तरफ थे, मायावती बीच में बैठी हुई थी, उनको इतना आदर और सम्मान दिया मैनपुरी इटावा में। समझ गया, मगर वोटर का क्या, जिनके अंदर केस हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, गांव के गांव आमने सामने आ गए हैं, 25-25 लोगों को जन्म टिप की सजाएं हुई है। ऐसे नहीं होता अर्णव जी, इतना सरल नहीं होता है। और इतना सरल होता तो ये कभी भी इतनी देर करते क्या? देखिए एनालिसिस का तो ये है, और आपने जो बात कही ना, मैं इन कंस्टिट्यूएंसीज पर चुनाव के बाद जरूर मिलेंगे और बातचीत करेंगे। मैं बस उनकी कितनी फीसदी वोट थी, इनके कितने थी, उस पर मैंने सवाल उठाया। मैं आपको कहता हूं कि ये सब पूरा योग बना दीजिए, ये दोनों पार्टियों के कॉन्ट्राडिक्शन के वोट 15% से ज्यादा है। पिछली बार 16 मई 2014 को
दोपहर को 4:30 या 5 बजे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने मेरे से बातचीत की थी। मैं चाहूंगा 23 मई को 4:30-5 बजे इसकी पूरी हम एनालिसिस जरूर करेंगे अर्णव भाई, मगर मैं आपको अभी से बता देता हूँ ये दोनों पार्टियों के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन के वोट 15% से ज्यादा है। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन में 15% वोटर है जो मानते नहीं एक दूसरे को वोट नहीं, जो ट्रांसफर नहीं करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ट्रांसफर नहीं होगा जी। ये आपका गेस है क्या अमित शाह जी कि आपका नहीं है? मेरा अनुभव, आपने कोई रिसर्च कराई है? मेरा अनुभव है, रिसर्च लोग कहते हैं अमित शाह जी कि आप बहुत लोगों को डालते हैं, 50 लोग बैठे हुए होते हैं कंप्यूटर के साथ रिसर्च करने के लिए, वो डेटा लाते हैं आपके सामने देते हैं। क्या ऐसे चलता है कि आपके अपने एस्टिमेट के बेसिस पे? मैं यूपी की लगभग हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूँ, इसके हर इक्वेशन को जानता हूं। मैं आपको बताता हूं 15% से ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन का वोट है। आप ये दोनों का टोटल लगा कर रखिए, रिजल्ट आए तब देख लेना। अमित शाह जी, ये बसपा सपा सब मुस्लिम वोट को अपनी तरफ लुभाने में लगे हुए हैं इस वक्त। सीधा सवाल है, बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ। क्या आपको लगता है कि आप सोचते हैं कि अगर एक तरफ उस तरह का कंसोलिडेशन हो तो दूसरी तरफ हिंदू वोट जमा हो जाएंगे, हिंदू वोट उनका कंसोलिडेशन होगा? देखिए, ऐसा है कि आपने जैसे कहा ऐसे अगर वो मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन आता है। परंतु इस बार यूपी के चुनाव में कंसोलिडेशन डेवलपमेंट के वोट का हो रहा है। मेरी बात अभी भी याद रखना, इतने ढेर सारे लोगों को लाभ मिला है अर्णव बाबू, आप कल्पना नहीं कर सकते। घर के अंदर धुएं से भरे हुए घर के अंदर गैस पहुंचे तो क्या आनंद होता है। 3 पीढ़ी से साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के घर में जैसे मारुति कार आ जाए और एक आत्मविश्वास बढ़ता है, ऐसे आत्मविश्वास बढ़ता है। जिसके घर में कभी टॉयलेट ही न हो, घर की महिलाओं को हर रोज अपमानित होना पड़ता हो, शर्म महसूस करनी पड़ती हो, इसके घर में टॉयलेट पहुंच जाए, बहुत बड़ी चीज होती है। यूपी में हमने 1 करोड़ लोगों के घर में आज़ादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाई है। 20 लाख लोगों को घर दिया है, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को टॉयलेट दिया है और करीब करीब 1 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। उस पर डाउट नहीं है। तो फिर अगर इतना कुछ किया है तो फिर योगी आदित्यनाथ इलेक्शन कमीशन के बैन के बाद फिर वापस आके कहना शुरू कर देते हैं बाबर की औलाद कहते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, संजीव बलियान कुछ करते हैं, गिरिराज सिंह कुछ कहते हैं जिन्ना प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सब क्या हिंदू कंसोलिडेशन के लिए है? और अगर इतना विकास किया है तो ऐसी बातों के साथ कंसोलिडेट करने की क्या जरूरत है? साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने की क्या जरूरत है? मैं नहीं मानता हिंदू कंसोलिडेशन के लिए जिस प्रकार की भाषा का सामने से इस्तेमाल हो रहा है इसका जवाब हो सकता है। जवाब देना जरूरी है अमित शाह जी? नहीं है, मगर अब किसी ने दिया है तो आप ऐसा मत मानिए कि पूरे भाजपा की रणनीति और पूरे भाजपा का प्रचार का सेंटर पॉइंट है। फिर सिद्धू भी तो कहते हैं कि 64% मुसलमान इधर अगर एकजुट हो जाए तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाएगी, तब तो आप लोग भी रिएक्ट करते हैं। नहीं, हमने नहीं किया रिएक्ट उसको, तब उन्होंने कहा है ठीक है। कमलनाथ कहते हैं कि 90% मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हो जाए नहीं तो अब ध्वंस हो जाएंगे, तो फिर उस पर तो आप रिएक्ट करते हैं। मैंने नहीं कहा कभी आपने नहीं कहा, आपके पार्टी के प्रवक्ता तो कहते हैं, सब लोग करते हैं, सब लोग जो अपने। आप कह रहे हैं आप हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं कर रहे? करने की जरूरत ही नहीं। जिस प्रकार के स्टेटमेंट विपक्ष के हैं वहीं से कंसोलिडेशन हो जाता है। अपने साध्वी प्रज्ञा को टिकट क्यों दिया? इस पर थोड़ी सी खुली बात हो जाए। नहीं, मैं खुली बात क्या आप इसको, जो एक है जो मुझे लगता है कि आपने टिकट इसलिए दिया क्योंकि जो ये भगवा आतंकवाद की बात है उस पर आप चाहते थे कि एक इस लोकसभा चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट हो और राष्ट्रीय लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट हो, इसलिए आपने सोच समझ के। देखिए, इसमें लोकसभा चुनाव का सवाल ही नहीं, मगर टिकट तो आपने दिया है। हाँ, मैं बताता हूँ ना क्यों दिया है। भगवा टेरर और हिंदू आतंकवाद ये देश भर की जनता के लिए अपमानजनक गाली है। हमारी संस्कृति हमें जो चींटी काट लेती है उसको भी आटा डालकर जिंदा रखने वाले हम लोग हैं। दुनिया भर में हमें बदनाम किया गया, दुनिया भर में बदनाम किया है। हम चुप रहे जब तक केस नहीं चला। 2 केसों का जजमेंट आया, मक्का मस्जिद का और समझौता ब्लास्ट का। दोनों में थियरी को
खारिज कर दिया गया। ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं हुई, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले, ना ऐसी कोई थियरी थी। एक गलत फर्जी केस बनाया गया। किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने वोट बैंक के कंसोलिडेशन के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, देश की संस्कृति का अपमान किया है और दुनिया भर में देश को बदनाम किया है। क्या मैसेज गया है दुनिया में? हिंदू कभी टेररिस्ट हो सकता है क्या? क्या संदेश भेजा है इन लोगों ने? और सबसे बड़ी बात है कि समझौता ब्लास्ट में पहले जो पकड़े गए थे लश्कर ए तोयबा के लोग, उनको छोड़ दिया। कहां है वो? ये तो निर्दोष होकर निकल गए। आप संदेह करते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि उन्होंने क्यों छोड़ा? आप संदेह करते हैं? संदेह नहीं करता, अब ये सिद्ध हो चुका है क्या कि अपने वोट बैंक की कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने एक फर्जी केस रजिस्टर किया था और देश को गुमराह किया, दुनिया को गुमराह किया और उन्होंने जो असली गुनहगार थे उनको छोड़ दिया। तो केस को खोलिए, खुलेगा। एटीएस ने टॉर्चर किया था तो केस को खोलिए। जरूर खुलेगा, कोर्ट ही खोलेगी। हम याचिका जो लोग विक्टिम है वो डालेंगे कि भाई असली गुनहगार कहाँ है। 2 सवाल पूछूं फॉलो अप इसका, जो लोगों के मन में आता है, जो मेरे मन में आ रहा है, ताकि इस पर खुली बात हो जाए। जरूर पूछिए। पहली बात है, मैं संदेह नहीं करता कि आप क्यों ये कर रहे हैं, मगर मुझे सिर्फ ये 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि 5 साल में आपने इन केसों को खत्म क्यों नहीं किया? देखिए, हमारे देश के एक आर्मी के अफसर है श्रीकांत पुरोहित, उनके खिलाफ केस अभी भी चल रहा है। वर्दी वो पहन रहे हैं, अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सर्वोत्तम अफसर है वो, मगर केस उनके खिलाफ भी चल रहा है। मानसिक तो उन पर भी टॉर्चर हुआ है। साध्वी प्रज्ञा जी पर भी केस 5 साल चला है। पहला सवाल है खिंचा क्यों? दूसरा सवाल है, अमित शाह जी आप बताइए, आपका पहला ये लोकसभा चुनाव है एज राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये 2014 में इशू क्यों नहीं बना? अगर इसको सिंबॉलिक फाइट करना था तो 2014 पहले में आप टिकट समझ क्यों लीजिए, नहीं? केस खींचा क्यों इसका जवाब मुझसे मत मांगिए, जुडिशरी से मांगिए। जुडिशरी सीधी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। ये केस जहां चल रहे थे वहां गवर्नमेंट भी हमारी नहीं थी, दोनों जगह पे लोअर जुडिशरी में केस चल रहे थे, हमारी सरकार नहीं है। और सरकार होती भी तो जुडिशरी सरकार के कंट्रोल में नहीं होती, जुडिशरी अपने तरीके से चलती, एक बात। और दूसरी बात, 2014 में मुद्दा क्यों नहीं किया? क्योंकि 2014 में आरोप पेंडिंग था, एक कॉन्स्पिरेसी का आरोप था। अब देश की 2 अदालतों ने कॉन्स्पिरेसी के आरोप को खारिज कर दिया है, पूर्णतया खारिज कर दिया कि कॉन्स्पिरेसी का आरोप ही कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जवाब देना चाहिए कि वो असली गुनहगार को छोड़ने का खुद करके ले, चुनावी मुद्दा होना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूं, इसीलिए तो हमने सोच समझ कर फॉर्म भरा है कि चुनावी मुद्दा होना चाहिए। आप चाहते देश में सुरक्षा एजेंसियों का उपयोग इस तरह से होता है क्या? आप देश की सुरक्षा के ऊपर घात करने वाले लोगों को छोड़ दोगे और इतनी बड़ी संस्कृति को इस तरह से बदनाम करोगे? आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपने कल सवाल उठाया कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए इंस्पेक्टर के लिए सोनिया गांधी रोई थी। मैंने नहीं कहा है, सलमान खुर्शीद ने कहा है। नहीं, सलमान खुर्शीद तो यू टर्न कर गए। नहीं सलमान, मैं आपको एक अपडेट देता हूं। सलमान खुर्शीद जी, अमित शाह जी, आपने इसको इशू बनाया, सलमान खुर्शीद इस पर यू टर्न कर गए। वो कहते हैं सोनिया गांधी नहीं रोई। क्या आपने रोते हुए देखा? नहीं, वो कह रहे हैं। कोई यू टर्न करने का क्या सवाल है? पूरे दुनिया ने देखा है, आपकी चैनल की लाइब्रेरी में से निकाल कर देखिए, वो बोले हैं। और बाद में यू टर्न का क्या मतलब है? आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू पार्टी है? मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा है कि उन्होंने हमारी देश की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया है, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को क्रिएट करने के लिए। एंटी इंडियन कल्चर पार्टी है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय संस्कृति को इन्होंने बदनाम किया अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। देश की सुरक्षा को ताक पर रखा है अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। और क्या है ये, आज भी इनका चुनावी संकल्प पत्र देख लीजिए। देशद्रोह की कलम को हम सीआरपीसी से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जेएनयू में नारे लगे, उसके पास कांग्रेस अध्यक्ष खड़े थे, भारत तेरे टुकड़े वो 1000।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहां जाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का सर्टिफिकेट देकर आए, इसलिए आप हटाना चाहते हो? कहां ले जाना है देश को? वो कहते हैं सारे इश्यूज जो है ना, कांग्रेस पार्टी और बाकी जो ऑपोजिशन के लोग हैं कहते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने मेन मुद्दों से निकलकर इन सब पर बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक मिनट आप मुझे सुनो, वो कह रहे हो और आप मान रहे हो, इतने भूले। मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो सवाल पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए। इनका मैनिफेस्टो मैं लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना कहिए। मैं लिख सकता हूं उनका मैनिफेस्टो, या कांग्रेस अध्यक्ष अप्रूव कर सकते हैं और सैम पित्रोड़ा लिख सकते हैं। सैम पित्रोड़ा ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष ने अप्रूव किया, इसको घोषित किया। अंदर उन्होंने लिखा है कि इस देश में किसी को भी जेल में नहीं रखना चाहिए, सबको बेल दे दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के प्रति क्या आपका मानना है भैया? अंदर लिखा है कि आप अब सपा को हटा दीजिए, डाइल्यूट कर दीजिए। सेना के पीछे कैसे खड़े रहोगे आप? तीसरा, इन्होंने कहा है कि आप देशद्रोह की धारा को ही हटा दो। ये मैं लिख सकता हूं क्या? उन्होंने लिखा है। आपको क्या लगता है देश टूट जाएगा अगर ये लोग पावर में आएंगे? नहीं, आपकी एनालिसिस बताइए। देखिए, आपने मुझे अगर पूछा, ये तीनों कदम कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार उठाती है तो देश को एकजुट रखने में बड़ी दिक्कत आएगी।
वो कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डिप्लोमेसी नहीं पता है। मैं कह रहा हूं आपको, देखिए मैं किसी की बात नहीं मानता। देखिए सुनिए अमित शाह जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं, आपसे मैं जवाब मांग रहा हूं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि हमने अपने परमाणु हथियार दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। तो वो कहते हैं इस तरह के बयानबाजी करने की क्या जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं है। न्यूक्लियर स्टेट को इस तरह, न्यूक्लियर स्टेट के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। मैंने महबूबा मुफ्ती ने जो कहा उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु अस्त्र कोई ईद के लिए रखे हुए हैं, उस बात पर तो मैंने अपने प्रोग्राम पे कहा। मगर वो कहते हैं इस तरह की भाषा चुनाव के समय में संयम रखना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, डिप्लोमेसी में ऐसी नहीं होती। अब दोनों बातें मैं स्पष्ट जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि भाजपा को डिप्लोमेसी नहीं आती है। अब मैं बताता हूं 5 साल में क्या परिवर्तन हुआ। आप छोड़ कर गए तब दुनिया में हिंदू टेरर की चर्चा थी कि देश टेररिस्टों का मूल है। आपने इसको सर्टिफाइड किया था दुनिया के सामने। जी आज दुनिया में पाकिस्तान के टेरर की चर्चा है। भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और पूरी दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप होते हैं और वहां पर टेररिज्म पनपता है। ये हमारी डिप्लोमेसी की विजय है। पूरी दुनिया एक साथ खड़ी रहकर श्री नरेंद्र मोदी का समर्थन की है, इंक्लूडिंग चाइना, कि ये भारत के आत्मरक्षा का अधिकार है। एक दूसरा, ये तीनों चीजें आप हटाने की जो बात कर रहे हो, अब सपा को डाइल्यूट करने की बात कर रहे हो, देशद्रोह के कानून को हटाने की बात कर रहे हो, और तीसरा बेल के प्रोविजन को सॉफ्टन करने की बात कर रहे हो। ये तीनों कानून इनके पढ़ना लाए थे, इनको शायद मालूम नहीं है। अब डिप्लोमेसी अगर नहीं आती है तो हमें नहीं आती है। जवाहरलाल जी के समय में आए थे, संविधान सभा में हम लोग तो थे नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी की ये बात पहले मेरी बात समाप्त कर दी थी। पूरी कांग्रेस पार्टी संविधान सभा में बैठी थी, देश के बहुत दिग्गज लोग बैठे थे और ढेर सारी चर्चा होने के बाद ये तीनों चीजों को रखा गया था। ये तो उनके अब रहा न्यूक्लियर वेपन के लिए मोदी जी के कमेंट्स का। देखिए कॉन्टेक्स्ट दिखना चाहिए। मोदी जी ने का कुल मिलाकर स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान की धमकियों से देश लड़ेगा नहीं। अगर आप हमें धमकाते हो तो हमारी भी पोजीशन है इसका जवाब देने की। बस 2 सवाल। आपको अजीब नहीं लगता कि जिस इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करके, बीजेपी सरकार के खिलाफ बात करके उन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया था, अचानक कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मोदी की सरकार बने ताकि शांति हो जाए, शांति बहाल होनी हो तो उनके साथ ही हो सकती है। आपको नहीं लगता अजीब है ये सडन टर्न अराउंड, यू टर्न? शांति तभी हो सकती है जब मोदी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि एयर स्ट्राइक करने के भय से अब वो कुछ करेंगे नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात ढंग से? आप खुलकर बोलिए, लोग सुन रहे हैं। अगर एयर स्ट्राइक का जवाब, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में एयर स्ट्राइक का जवाब जो नरेंद्र भाई ने दिया है, मैं नहीं मानता पाकिस्तान गलती करेगा। और अगर वो इस आशा में बैठे हुए हैं कि अगर मोदी सरकार फिर से बने तो फिर बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी तो पहले टेररिज्म को संपूर्णतया खत्म करना पड़ेगा, तो भी शांति हो जाएगी। अच्छा, आप श्रेय लेते हैं हर चीज का, इसका जो आप वो कहते हैं कि जैसे आपने कहा, आपने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने अपनी वायुसेना को पुलवामा के हमले के 13वें दिन आदेश दिया, हमारे लड़ाकू विमान उड़े और उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों को खत्म कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी की सेना, जो आपके केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, क्या ये आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? हर तो चीज श्रेय किसको मिलना चाहिए? लीडर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। वो कहते हैं सेना को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। किसने पॉलिटिकल डिसीजन लिया? किसकी पॉलिटिकल विल है? नेता की है, देश के प्रधानमंत्री की। सेना तो यही थी। क्यों बंबई के वक्त सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? क्यों बंबई के वक्त एयर स्ट्राइक नहीं हुई? पॉलिटिकल विल फैसला लेती है, सेना
फैसले का इम्प्लीमेंटेशन करती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से सफलता मिलती है। इसमें ना सेना का यश कोई लेने का प्रयास कर रहा है, ना इसका मार्केटिंग कर रहा है, परंतु वास्तविकता है। बांग्लादेश जनरेट हुआ, कांग्रेस आज तक बुरा रही थी, अब वही हुए क्या कर रही है। किसने श्रेय लिया? फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया है, प्रधानमंत्री जी की साथियों ने लिया है। वाराणसी में चुनाव हो रहे हैं आज वाराणसी में आप आए हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया, पिछले 11 दिनों में 23 बार प्रियंका गांधी ने कहा मैं लड़ूंगी। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी, पहले कहा मैं लड़ूंगी, फिर कहा कि मैं लड़ सकती हूं, फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा मैं लड़ना चाहती हूं, अभी कह रहे हैं मैं लड़ने को तैयार हूं, फिर आखिरी बार परसों उन्होंने कहा मैं लड़ना चाहती हूं, मैं लड़ने को तैयार हूं। अहमद पटेल ने कहा कि अगर वो लड़ेंगी तो मैं उनका समर्थन करूंगा, मगर पार्टी के अध्यक्ष को कहना पड़ेगा कि मैं लड़ूंगी। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है ये ऐसे बोलने के लिए हो रही है कि सच्ची में कोई कोशिश चल रही है प्रियंका गांधी को इधर से से नहीं सोचता। अर्णव बाबू, आप भी लड़ सकते हो, यहाँ पर कोई भी लड़ सकता है भैया, डेमोक्रेसी है, इसमें क्या है? ये तय है। आप सीरियसली नहीं ले रहे इस बात को? जरा भी सीरियस क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं रह रहा हूं कि यहाँ से हमारी ओर से प्रत्याशी तय है, श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ेंगे जी। मैं वाराणसी की जनता को जानता हूँ, वाराणसी की जनता के मोदी जी के प्रति प्यार को भी जानता हूँ, पहचानता हूँ। मोदी जी यहाँ से बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। अब जिसको लड़ना है उसको लड़ने का अधिकार है। ये कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो इमरजेंसी डालकर सबके अधिकार ले लेगी। हम तो चाहते हैं जिसको लड़ना है उसको लड़ना चाहिए। तो कह रही हैं वो कि मैं लड़ूंगी, तो मैं लड़ना चाहती हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? आप उनको पूछिए आप लड़ोगी या नहीं। वो कहती हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला लेना। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूछो कि भाई क्या फैसला लिया है। मुझे तो लेना नहीं है, हमने फैसला ले लिया है। मोदी जी आप कह रहे फैक्टर नहीं है वाराणसी में? कोई फैक्टर नहीं है। पोजीशनिंग के लिए फैक्टर नहीं हो सकती वो भाई, जैसे केजरीवाल लड़े थे पिछली बार। भाई आप समझ नहीं रहे हो कि वो लड़े भाई, इसमें इतना हो हल्ला क्यों करना, आकर पर्चा डाल दे। आप इतने वो कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी लड़ जाए इधर तो कंटेन करेंगे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी फिर कहीं और कैंपेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है, स्ट्रैटेजी है। ऐसा है अर्णव भाई कि किसी को भी कंटेन करने का अधिकार है और आकर लड़े, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है भैया। अमेठी में आपकी रीडिंग क्या है? आपने 3-4 इंटरव्यूज में आपने कहा था कि अमेठी इस बार मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरे लोग कहते हैं कि टक्कर की फाइट तो है मगर मुश्किल है। अगर स्मृति ईरानी इतनी भी टफ वहां पे कॉन्टेस्ट, देखिए अभी चुनाव, बीजेपी को, आपका रीडिंग क्या है अभी चुनाव में? और एक सवाल, प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को लड़ा के बाहर के लोगों को लाने की कोशिश कर रही है अमेठी में। इन दोनों चीजों पर मुझे जरा कोई भी कांग्रेस का नेता बताएगा कि गांधी परिवार का अमेठी से रिश्ता क्या है? मुझे सदियों से रिश्ता है हमारा। कैसे? जन्मे इलाहाबाद में, रहे दिल्ली में, रिश्ता क्या है अमेठी में? 4 दशकों से कह रहे हैं, 4 दशकों से हम काम कर रहे हैं वहां पे। क्या काम किया? या अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी अभी आए हैं। 600 गांव में बिजली तो हमने भेजी। क्या काम किया? इतने प्रधानमंत्री देने के बाद अमेठी के गांव में बिजली नहीं पहुंची भैया। घरों में छोड़े, गांव में नहीं पहुंची, हमने घरों में पहुंचा दी। रिश्ता क्या है? आप जीत सकते हैं। देखिए मैं इतना सुनिश्चित रूप से मानता हूं कि इस बार अमेठी भाजपा के लिए अच्छी पोटेंशियल वाली सीट है। बंगाल में आपकी रीडिंग क्या है? अमित शाह जी, बंगाल में आप एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी पर आप माफिया राज का आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं, मदरसों में वो पैसा दे रहे हैं, आप उसे एक मुद्दा बना रहे हैं, आप उन पर बंगाल के लोकतंत्र की हत्या करने का आपने आरोप लगाया। हर बार आप जब जाते हैं, अभी आपने एक नया फ्रेज बना दिया है, स्पीड ब्रेकर दीदी। आप जहां पे जाते हैं स्पीड ब्रेकर दीदी की बात करते हैं, मगर वो कहते हैं कि जितनी भी कोशिश हो वोट बढ़ सकती हैं,
सीट नहीं। और अगर ओपिनियन पोल देखें, सब अलग अलग कहते हैं। कई लोग कहते हैं 6 सीट, कई लोग कहते हैं 8 सीट, कई लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 सीट। रियलिस्टिक एस्टिमेट क्या है वोटिंग प्रतिशत को देखकर आपकी एनालिसिस? कम से कम हम 23 सीट जीतेंगे। 23 सीट कम से कम जोड़ के 23 वोट, इससे आगे भी जा सकते हैं। वो कहते हैं बंगाल में कोई बड़ा फेस नहीं है बीजेपी का, कई सारे लीडर्स हैं, बड़ा ये फेस बात सही है, बड़ा फेस नहीं है। त्रिपुरा में भी नहीं था, यूपी में भी कोई नहीं था। हम चुनाव लड़े तब कोई फेस नहीं बनाए थे। उत्तराखंड में भी कोई नहीं था, हरियाणा में भी कोई नहीं था, झारखंड में भी कोई नहीं था, मणिपुर में भी कोई नहीं था। हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और आज हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। 23 सीट, 22 नहीं 23 से ज्यादा। एक बात पूछूं आपको अमित शाह जी, जो मैं कभी समझ नहीं पाया। जितनी कॉन्फिडेंस आपकी है, जो इंटरव्यू में लोग देख रहे हैं अभी, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, सारे नेटवर्क के लोग डिजिटल में भी देखेंगे, उनके मन में एक सवाल होगा कि अमित शाह इतने सुपर कॉन्फिडेंट जो दिखते हैं, क्योंकि मैं जमीन पर तो ये दिखा रहे हैं कि ये फील कर रहे हैं ये दोनों चीज़ों को? देखिए, मैं जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। बंगाल में 2016 से हम काम कर रहे हैं। हर बूथ में हमने भारतीय जनता पार्टी को पहुँचाया है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार की तानाशाही है, इसको हमने अनुभव किया है। हमारे 80 कार्यकर्ताओं की जान हमने गंवाई है। इसके खिलाफ हमने संघर्ष किया है। वहाँ बंगाली भाषा को छोड़कर उर्दू भाषा थोपी जा रही, इसका विरोध हमने देखा है। वहाँ सरस्वती पूजा बंद करने का विरोध हमने देखा है। दुर्गा पूजा पर की परमिशन न देने का दर्द हमने पहचाना है। रामनवमी का जुलूस न निकल देने का दर्द हमने देखा है। वहाँ जिस प्रकार की सिंडिकेट चल रही है, चाहे सीमेंट चाहिए, कोयला चाहिए, सरिया चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है, उसको हमने जाना है। जिस प्रकार की बेरोजगारी वहाँ खड़ी हुई, एक के बाद एक कारखाने बंद होने के बाद, उसको हम जानते हैं। जिस प्रकार की हालत घुसपैठियों के घुसने के कारण, जिस तेजी से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है, इससे बंगाली कितना चिंतित है, इसको मैं जानता हूँ। और ये सारी चीज़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एक संघर्ष किया है। 5 साल तक संघर्ष किया है बाबू। और आज हम एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं कि जनता हमारे भरोसे के आधार पर अपना स्टैंड लेकर खड़ी है। आप किसी की भी सभाओं में, मोदी जी छोड़िए, मेरी सभा में, किसी भी भारतीय जनता पार्टी की नेता की सभा में भीड़ देख लीजिए, और नरेंद्र मोदी जी की सभाएं जो प्रचंड सभाएं होती है, जन सैलाब उमड़ कर आता है। बसें रोकने का प्रयास, बिजली न देने का प्रयास, हेलीकॉप्टर को परमिशन न देने का प्रयास, सभा को परमिशन न देने का प्रयास, पास के मैदान के अंदर भजन कीर्तन करना, बड़े बड़े माइक लगा देना जिससे आपके भाषण में कंटिन्यूटी न रहे, डिस्टर्ब करते रहो। 1.5 महीने तक माइक बंद कर दिए, चुनाव का कोई हमारा काम नहीं होने दिया। ये सब के बावजूद मैं कहता हूँ कि बंगाल की जनता इस बार तय कर कर बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेगी और दीदी को सबक सिखाएगी। अमित शाह जी, आप इस वक्त कोई दूसरे पार्टीज के साथ बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपके पॉकेट में राजनीतिक ब्रह्मास्त्र 4-5 हमेशा रहते हैं, तो क्या आप केसीआर से बात करें, क्या आप जगन से बात करें, क्या आप अजीत सिंह से बात करें? अजीत सिंह मुलायम और मायावती के रैली पे नहीं गए, तेजस्वी राहुल गांधी के रैली पे नहीं गए, और बात ही हमेशा होती है षड्यंत्र की। लोग कहते हैं कि देखिए, बैकरूम में अमित शाह 10, 15, 20 दूसरे लीडर्स के साथ संपर्क में हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं बाद में कोई सुपर अलायंस बनाने के बारे में। नहीं, संपर्क में रहना कोई गलत बात नहीं है। सबके साथ संपर्क नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, सबके पास साथ संपर्क होना ही चाहिए। डेमोक्रेसी में कोई व्यक्तिगत दुश्मन आप है जो आपके खिलाफ है उनके साथ। आप मुझे बोलने तो दीजिए, ऐसे नहीं होता है ना इंटरव्यू की। डेमोक्रेसी में कोई किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मगर जिस रेफरेंस में आप
संपर्क की बात कर रहे हो सरकार बनाने के लिए, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, अभी से ज़्यादा बहुमत के साथ, स्वतः के भरोसे बहुमत में आ रही है और एनडीए को मिलाकर अभी से बड़ी टैली के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में मैं चाहता हूं, दिसंबर में जब हमारी आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि आप सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापस आएंगे। ये दिसंबर में बात हुई थी। आज मैं अपने सारे रिपब्लिक नेटवर्क के दर्शकों के लिए चाहता हूं कि 23 मई की भविष्यवाणी मैं आपसे करवाना चाहता हूं। और मैंने प्रधानमंत्री से भी यही सवाल पूछा था 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, आपकी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितने सीट मिलने वाले हैं और एनडीए के खाते में कितने एमपी आने वाले हैं। देखिए, मैं जो जवाब देने जा रहा हूँ इसका मैं बेस बताना चाहता हूँ। बिल्कुल अर्णव जी, हमने इस देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक सफल और सार्थक प्रयास किया है। 7 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया है, 2.5 करोड़ लोगों को घर दिया है, 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई है, 8 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाया है, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य के खर्चे की चिंता से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज ये 50 करोड़ लोगों को पहली बार एहसास हो रहा है कि आज़ादी मिलने के बाद इस देश के अंदर मेरा भी कोई स्टेक है, देश में कोई मेरे लिए भी सोच रहा है। ये अनुभव आज पहली बार इसको हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमने देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्पेस की दुनिया की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, सोलर अलायंस की बात हो या जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन हो, हर जगह भारत की आवाज़ को मजबूती के साथ लोगों ने सुना है। भारत के अभिप्राय को वजन मिलना शुरू हुआ है। दावोस परिषद का उद्घाटन अमेरिका की राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री के हाथ से किया जाता है। दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस शक्ति परीक्षण हमने जो किया, मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाने का, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये सब चीज़ों से देश की सुरक्षा के प्रति जनता के मन में एक विश्वास खड़ा करने का काम किया है। देश की सेना में एक विश्वास खड़ा करने का काम किया है। देश के अर्थतंत्र को हमने पटरी पर चढ़ाया है। 4.4 का विकास दर छोड़कर गए थे, एवरेज 7% से ज़्यादा विकास दर लेकर 5 साल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये भारत बना है। 14वें नंबर पर दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे मनमोहन सिंह। ये 5 साल में हमने इसको 6ठे नंबर पर पहुंचाया है और ये 31 टन का डेटा आ जाने दीजिए, हम टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार हो जाएंगे। भारत को एक महासत्ता बनने की दिशा में देश की जनता अब विश्वास के साथ देख रही है। इस सारी चीज़ों का परिणाम है और हमने एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिस पर कोई आरोप नहीं है। अर्णव जी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने 20 साल से वैकेशन नहीं लिया है। 24 घंटे में से 18 घंटे परिश्रम करते हैं। कठोर फैसले लेने की क्षमता है। संवेदनशील व्यक्ति है। देश के करोड़ों गरीबों के प्रति अनुकंपा है, संवेदना है और सबको साथ में रखकर चलने की कला भी है। हमारे पूर्ण बहुमत होने के बावजूद यूपी में, झारखंड में, असम में और भारत सरकार में सब जगह हमने साथियों को हमारी सरकार में स्थान दिया है। लोकतंत्र की एक नई संस्कृति का हमने सर्जन किया है और इस सब के कारण नरेंद्र मोदी के प्रति पहले 2014 के चुनाव में देश की जनता को कांग्रेस के कुशासन से जन्मी हुई आशा थी। मेरे शब्द प्रयोग ठीक से समझिएगा। कांग्रेस के कुशासन से जन्मी हुई आशा के कारण नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। आज नरेंद्र मोदी के 5 साल के परफॉर्मेंस के कारण आशा भी बढ़ी है, अपेक्षा भी बढ़ी है कि नरेंद्र मोदी देश को महाशक्ति बना सकते हैं। और मैं मानता हूं कि सामने नेतृत्व का अभाव है, ना कोई नेता है, ना नीति है, ना कोई एजेंडा है और एक केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए अनर्गल आरोप के आधार पर एक प्रचार अभियान चलाया गया है। ये 2 प्रचार अभियान जिस प्रकार से चले हैं
मैं इसका स्पष्ट असर देश की जनता पर देख रहा हूं और इसके आधार पर मैं आकलन कर करता हूं। हम 282 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के ताकत पर जीतेंगे और 320 से ज़्यादा सीटें कम से कम एनडीए के आधार पर हम जीतेंगे। एनडीए के हमारे अलायंस की 320 से ज़्यादा सीटें आएगी और नरेंद्र मोदी जी फिर से 5 साल के लिए इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी, हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए, खुलकर बात करने के लिए और हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।